नमस्कार। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर का सब्जेक्ट ट्रस्ट, इक्विटी एंड एफआर, जो कि हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, हमने देखा था कि सब्जेक्ट किन कारणों से और क्यों आया है। आज हम बात करेंगे अब डेफिनेशन के बारे में। 3 शब्द थे, ट्रस्ट, इक्विटी एंड एफआर। आज बात करते हैं इक्विटी के बारे में। डेफिनेशन ऑफ इक्विटी। इक्विटी वर्ड इंग्लिश के इक्विटी का हिंदी रूपांतरण है। हमें पता है कि इक्विटी को हिंदी में कहें तो वो क्या हो जाता है, साम्य। लेकिन इक्विटी आया कहाँ से है? यह लैटिन शब्द एक्विटास से लिया गया है। तो इंग्लिश में हो गया इक्विटी, हिंदी रूपांतरण करते हैं तो साम्य। और ये इक्विटी शब्द आया कहाँ से? तो लैटिन वर्ड से एक्विटास से लिया गया है। अब एक्विटास का शाब्दिक अर्थ या मूल अर्थ क्या है? समान अथवा समतल बनाना, यानी कि किसी चीज को एक जैसा कर देना। लिटरली या ग्रामेटिकल अर्थ इसका हम क्या मानेंगे कि साम्य क्या है? वह है जो किसी मनमानी बात को या ऐसी बात को जो सही नहीं है, इनको सबको हटाकर एक सही, एक समान बना देता है किसी बात को। तो साम्य क्या है? जो किसी मनमानी बात को हटाकर या जहाँ पर न्याय नहीं हो रहा है वहाँ पर उन सबको एक समान कर देना। तो साम्य वह है जो किसी मनमानी बात को अथवा न्याय के प्रत्याख्यान को छीलकर एक समान कर देता है। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी विषय पर सभी विधि शास्त्री हैं, जो ज्यूरिस्ट हैं, वो अपनी अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। लेकिन हम सामान्य अर्थ इसका क्या माने कि नेचुरल जस्टिस है, इक्विटी है, ईमानदारी है, या ऐसा व्यवहार करना जो कि हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं अपने लिए। हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं कि हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अपने प्रति अपेक्षा करते हैं। तो नॉर्मल से क्या हो गया कि इसका औचित्य और प्राकृतिक न्याय, जो नेचुरल जस्टिस का जो कंसेप्ट है, उसकी धारणा पर आधारित है इक्विटी। अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, वह हम अभी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक स्टोन के बारे में। ब्लैक स्टोन क्या कहते हैं साम्य के बारे में कि साम्य जो भी लॉ है उनकी क्या है, आत्मा तथा प्राण है। जैसे संविधान के बारे में हम बात करते हैं कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल 32, वह उसकी आत्मा और प्राण है। वैसे ब्लैक स्टोन कह रहे हैं कि जो भी लॉज है उनकी आत्मा और प्राण कौन है? इक्विटी है। क्योंकि जो वास्तविक अर्थ है, जो एक्चुअल अर्थ प्राप्त होता है, वो इक्विटी के द्वारा ही प्राप्त होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्राकृतिक विधि का निर्माण होता है, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का अनुपालन होता है। और साम्य क्या हो गया? न्याय का पर्याय हो गया, न्याय के समकक्ष हो गया, क्योंकि न्याय के नियमों का सही यथार्थ या सही निर्वचन क्या कहला रहा है? साम्य के द्वारा ही होता है। तो ब्लैक स्टोन क्या कह रहे हैं कि साम्य समस्त विधि की आत्मा तथा प्राण है। अब हम बात करते हैं स्नेल के अनुसार कि स्नेल क्या मानते हैं इक्विटी को। स्नेल कह रहे हैं कि साम्य जो इक्विटी है और जो कॉमन लॉज है उसमें डिफरेंस है। हम आगे बढ़ेंगे कि इक्विटी किस कारण से आया, कि जो कॉमन लॉज की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए इक्विटी आई है, साम्य आए हैं कि सबको समान न्याय प्रदान करना। तो स्नेल कह रहे हैं कि जो इक्विटी और कॉमन लॉज में जो अंतर है वो सिर्फ एक सार या सिद्धांत का उतना ही है जितना कि किसी भी फॉर्मेट या इतिहास का होता है। तो स्नेल अपनी ये बात बता रहे हैं कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कैसा डिफरेंस है? एक फॉर्मेट का और इतिहास का होता है, उतना ही डिफरेंट है। अब बात आती है अरस्तु की। अरस्तु बहुत ही जाने माने विचारक हैं। हम पढ़ते हैं अरस्तु की विचारधाराओं को, तो इक्विटी के बारे में उनके क्या विचार हैं ये हम देखेंगे। साम्य क्या कहता है कि कानून में समानता के कारण उत्पन्न दोषों का सुधार, क्योंकि इक्विटी किस लिए आई है? जो कॉमन लॉज में जो दोष थे, जो सुधार नहीं थे, जिनमें न्याय नहीं मिल रहा था, इस कारण से इक्विटी का जन्म हुआ है। तो कानून में समानता के कारण उत्पन्न सुधार, दोषों का सुधार क्या कहलाता है? इक्विटी कहलाता है। कोई भी जो गलती है मनुष्य की, उसको क्षमा करना भी साम्य है।
अब ये क्या कहता है कि आप विधि की ओर नहीं विधेयक की ओर देखो, यानी कि लॉज की ओर नहीं, क्या बना हुआ है, लेजिस्लेशन की ओर देखो, शब्दों की ओर नहीं अभिप्राय की ओर देखो, कार्यों की ओर नहीं भावनाओं की ओर देखो, संपूर्ण की ओर न कि भाग की ओर, और अभिकर्ता के दीर्घकालीन चरित्र की ओर न कि वर्तमान चरित्र की ओर। तो इन सब कॉन्सेप्ट को देख के आपको इक्विटी मानते अरिस्टोटल। उनको कहने के पंच निर्णयों को स्वीकार करना ही साम्य। जैसे पहले क्या होता था प्राचीन काल में, तब कोई भी न्यायालय नहीं थे, किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो पंच निर्णय ही जो भी है निर्णय दिया करते थे नेचुरल जस्टिस के आधारों पर, सभी से तालमेल या विचार करके। तो ये कहता पंच निर्णयों को स्वीकार करना भी क्या है, एक प्रकार से इक्विटी। पंच तथा मध्यस्थ वही करता है जो साम्य के अनुसार रीजनेबल होता है, साम्य के अनुसार उचित होता है। तो सभी ने अपने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए। तो हम क्या निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उपयुक्त परिभाषा और भी जुरिस्ट जो अलग अलग परिभाषा देते हैं साम्य के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि सहज और स्वाभाविक अर्थ में यानी ग्रामेटिकल जो मीनिंग है उसमें क्या है कि युक्ति और औचित्य के समान है। और उसका उद्देश्य क्या है, मेनली ऑब्जेक्ट क्या है इक्विटी का, कि विधि को समाज की बदलती हुई परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुरूप बनाकर उसकी कठोरता से उसको मुक्त करना है। जो ऐसे नियम हैं जो व्यक्ति के नेचुरल अधिकारों का हनन करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करते हैं, तो उनके लिए उनको समाप्त करने के लिए इक्विटी का जन्म हुआ है। ये हम देख ही चुके क्यों आया है, कॉमन लॉ की कठोरता को दूर करने के लिए, सभी को न्याय प्रदान करने के लिए, सभी एक अच्छा सुदृढ़ जीवन जी सके और सभी को न्याय मिल सके, और सभी के जो अपने भारतीय संविधान में जो स्थिति दी गई है सभी को साथ लेकर चलने की, या एक जो अपन कह सकते हैं कि एक अंतःकरण की आवाज़, एक मन की आवाज़, उनके कारण सारे कंसेप्ट जो हैं वो इक्विटी के अंतर्गत आते हैं। तो मान सकते हैं सामने क्या हो गया, एक प्रकार से चीज होगी जो कि सभी कठोरताओं को करने के लिए, सभी को न्याय प्रदान करने के लिए दी जाती है। थैंक यू आज के लिए। अब जो अगली क्लास होगी अपन बात करेंगे नेचर के बारे में कि इक्विटी की प्रकृति कैसी है।